जैसे कल हमने आपसे बात किया था कि फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पड़े तो क्या होगा, है ना। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि ये होता क्या है, फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, इसके तक हम लोग नहीं गए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पे तो हम बाद में आएंगे। मैं आपसे ये बोलना चाहता था, जैसे हमने एक नंबर लिखा था उसमें 16 सही, कैसा चल रहा है मीठे करने से टच करने को। अच्छा, यहाँ तक हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। अच्छा, हर बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। देखिए जैसे हमने लिखा था 16 सही 2/3%, बड़ा क्रांतिकारी दिख रहा है ना। अब 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? अरे कल हमने लिखवाया है पेपर पर इस बात को 1/7 कि 1/6 1/6 है ना। 14 सही 2/7% का मतलब था 1/7, ठीक। तो इसका मतलब होता है 1/6। अब हमने ये बात आपसे बोल तो दी थी कि सर 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये 1 क्या है, ये 6 क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिनल पार्ट, बोले तो मूल मान, इसको बोलते हैं मूल मान। पूरा चीज समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं प्रतिशत परिणाम या परसेंटेज रिजल्ट, प्रतिशत परिणाम, ठीक है। अब ये प्रतिशत परिणाम क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6 का 16 सही जो 2/3% होता है वो कितना होता है 1। इस बात को हम ऐसे लिख सकते थे कि 6 का मतलब पूरा 16 सही 2/3% ये बराबर कितना होता है 1 होता है। ये दोनों ही जो बातें लिखी गई हैं, ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब ये मूल मान को अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर मूल मान का मतलब क्या होगा, परसेंटेज परिणाम का या परसेंटेज रिजल्ट का मतलब क्या होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे लेना चाहता हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है जिसका वेतन 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, कोई व्यक्ति ए है जिसका वेतन 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन लगेगा लैंग्वेज में, हमने ऊपर की ओर एरो लगाया है तो मान लीजिए वेतन बढ़ रहा है, है ना। तो ए का वेतन 16 सही 2/3% इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बढ़ गया। अच्छा, वेतन बढ़ने के बाद वो जो आदमी है वो आज तक कितना कमा रहा है, मान लीजिए कुछ सैलरी बता दिया 56, 63.35 रुपए, ठीक है, इतना कमा रहा है। मतलब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, मुद्दा ये नहीं कि एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, इससे आज बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, बस ये इस पर्पस से मैं पढ़ा रहा हूं उसको। कोई व्यक्ति यह है जिसका वेतन 16 सही 2/3% बढ़ जा रहा है, वेतन बढ़ने के बाद वो कितना कमा रहा है 56, 63.35 रुपए, कुछ भी रुपए कमा सकता है क्वेश्चन में, है ना, इतने रुपए कमाता है। तो प्रश्न बनता है व्हाट वाज द इनिशियल सैलरी, मतलब व्यक्ति की प्रारंभिक सैलरी क्या था, व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन क्या था। प्रारंभिक वेतन का मतलब जब तक इसका वेतन नहीं बढ़ा था उस समय का इसका वेतन क्या था, ये बात पूछा जा रहा है। तो क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि उसका वेतन क्या था। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हमें क्या है, कई तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का, हम एक बड़ा अच्छा करेंगे। अभी हम इसका यूज सिखा रहे हैं आपको, इसका यूज कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सही चल नहीं रहा है रिपोर्ट, बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। अब 16 सही 2/3% का मतलब कितना 1/6, इसे बोलते हैं मूल मान। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मूल मान। मूल मान का मतलब अगर वेतन के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो प्रारंभिक वेतन का मतलब कितना 6, तो ये हो गया मूल मान, इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेतन। और ये ऊपर वाला ये दिखाता है, ये ऊपर वाला ये दिखाता है कि वेतन कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। मतलब पहले वेतन 6 था तो अब 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन में ये बोलता कि किसी व्यक्ति का वेतन 16 सही 2/3% घट गया, तो भाई अगर आपको 16 से 2/3% का मतलब पता है कि 1/6 होता है, तो अगर वेतन घटा होता तो 6 से वेतन ये क्या हो रहा होता, कम हो रहा होता, ठीक है। ये 2/5, 2/7 कुछ भी हो सकता है, हम पढ़ाएंगे जब डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो ये ऊपर वाला बढ़ना या घटना डिनोट करता है, नीचे वाला मूल मान को प्रदर्शित करता है। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन के बारे में अगर हम आपसे बात कर लें जल्दी से, तो 1/6 मतलब अगर किसी व्यक्ति का वेतन पहले 6 था तो बढ़ने के बाद कितना होगा
7 हुआ। अच्छा बढ़ने के बाद हमारे हिसाब से 7 हुआ और प्रश्न के डिमांड के हिसाब से बोला करीब बढ़ने के बाद वेतन 7 नहीं है कितना 56 63 दशमलव कितना 35 है। तो आपको देखना है 7 यूनिट का मान 56 63 35। देखिए 7 से कितनी बार 7 8 7 9 कितना 7 बचे कितना 35। तो अगर 7 से यूनिट के अगर हम कंपेयर करें तो 7 8 56 7 9 63 7 बचे 35। तो मूल मान मतलब 6 था पहले का मूल मान। तो 7 से अगर 8 बार तो 6 से भी 8 बार अरे बस समझ में भाई 7 से अगर 8 बार तुलना किया गया तो 6 से भी किया जाएगा। तो 7 8 56 तो 6 8 कितना 48 तो 48 हो जाएगा। 7 से 9 बार तो 6 से भी 9 बार कितना 54 दशमलव था दशमलव लगा लेंगे। 7 से अगर 5 बार तो 6 से भी कितनी बार 5 बार तो 6 बचे कितना 30। आ रही है बात समझ में। तो मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाहता था कि इसका हम यूज कैसे करेंगे आने वाले प्रश्नों में, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ाने का पूरा मेरा मतलब था ही नहीं कुछ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि इसका यूज कैसे होगा और ये क्या बताता है। कुल मिलाकर हम ये बोल रहे थे कि इसको मूल मान बोलते हैं। ऊपर वाला ये बताता है कि कोई चीज कितना बढ़ी कोई चीज कितना घटे। वैसा नहीं है कि वेतन ही बढ़े घटे कुछ भी बढ़ सकता है ना। कभी कभी आपने परसेंटेज के टॉपिक में देखा होगा कि किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई इतना बढ़ गया चौड़ाई इतना बढ़ गया। तो इस रेस्पेक्ट में भी हो सकती है चीजें। अब आइए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा रहा है ठीक है। अब ये एसपी हो गई। अच्छा इतने में बेचने में क्या हो रहा है 25% का लाभ। अब बहुत सारे मन में विचार आपके आ रहे हैं सर ये 25% का लाभ है इसका मतलब 100 में खरीद के 125 में बेच दिया होगा। यही आ रहा है ना मन में कि 100 का प्रोडक्ट 125 में बेच दिया होगा तो क्या हो गया फायदा हो गया। लेकिन अगर हमारे हिसाब से जरा सोचने की बात करें तो हम कल आपको बताए कि सर 25% हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अभी अभी आपने बोला कि सर ये जो नीचे वाला है ये मूल मान है ऊपर वाला क्या है परसेंटेज परिणाम को बता रहा है। तो अगर यहाँ पे 25% का फायदा हुआ है इस क्वेश्चन में इतने रुपए में बेचने में 25% का फायदा हुआ है इसका मतलब 4 में खरीद के 1 ज्यादा में बेच दिया होगा। आगे बात समझ में। तो 4 में खरीद के बेच दिया किसमें 5 में और 4 में खरीदा था। तो ये सीपी हो गई। सीपी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये एसपी हो गई मतलब विक्रय मूल्य। आप ऐसे भी सोच सकते थे हमारे हिसाब से जिस चीज को 4 में खरीद के आप 5 में बेच देंगे तो आपको 25% का फायदा हो जाएगा। उसने बोला कि हमने 5 रुपए में नहीं बेचा है कितने में बेचा है ये 3750 रुपए में बेचा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 37 और 50। तो देखिए कितनी बार जा रहा है 5 से कितनी बार 5 सत्ते 35 पूरा देखिए 5 सत्ते 35 बचा 2 5 25 5 50 25 एक जीरो हम लोग बढ़ा देंगे मतलब 750 का गुणा 5 में कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो हमको अगर सीपी चाहिए मतलब उसका क्रय मूल्य पता करना है तो हम इसमें 4 से 750 का गुणा कर देंगे। आ रही ना बात समझ में। तो जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 4 का 0 में करेंगे तो 4 0 0 4 पंचे 20 ठीक है 3000 वेरी गुड। मतलब एक बात आपका अभी क्वेश्चन में मत जाओ मैं आपसे क्या बता रहा था। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कह रहा था कि सर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए 3000 में खरीदा गया होगा 3750 में बेचा गया होगा तो 25% का लाभ हो गया होगा। हमने रुपए निकाला है अभी कुछ बात करी नहीं है। लेकिन मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा लाभ और हानि किस पे होता है प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है सीपी पे होता है क्रय मूल्य पे होता है। कैसे भाई अगर मान लीजिए हमने 200 रुपए का कोई चीज खरीदा और हमने बेच दिया 300 में तो फायदा 200 में खरीदा है उससे कम में बेच दिया तो घाटा। तो कभी भी आप देखना जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन न लगाई गई हो आपको ये बात समझ जाना है कि लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है। तो देखिए अगर हम 3000 रुपए में किसी चीज को खरीदे थे 3750 रुपए में बेचे तो हमको 25% का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन इतने पे नहीं रुका क्वेश्चन आगे बोला यदि वस्तु को 300 रुपए और अधिक में बेचा गया होता मतलब पहले जितना में बेचा था उससे और ज्यादा में बेचने की बात कर रहा है तो कितने परसेंट का लाभ होगा। आगे बात समझिए। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा पहले 3750 इसी में जोड़ दे रहे हैं आपको समझ जाइएगा और 300 रुपए और अधिक में बेच दिया गया होगा तो कितना हो जाएगा 300 इसमें जोड़ दीजिए 3 3 9 मतलब 40 50 यही जाएगा ना ठीक है। मतलब 4050 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। अरे 3000 रुपए का आपने खरीदा था 4050 में बेचने की बात कर रहे हो कितना ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है 1050। अरे 1050 का आपको फायदा हो रहा है किस पे
फायदा नुकसान किस पे होता है? सीपी पे। तो 3000 पे आपको 1050 6050 मिल रहा है ना। 1050 आप कमा रहे हैं 3000 पे, तो 100 पे कितना? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटेंगे कितना? 35 3 105 35%। देखो कोई लॉजिक हमने नहीं लगाई है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उसी तरीके से हम भी सोच रहे हैं। कुल मिला के ऑटोमेटिक सोच समझ पे डिपेंड करेगी। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का होगा? बताओ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक वस्तु है, एक पुस्तक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अंकित मूल्य का समझते हो ना, एमआरपी जो उस पे लिखी जाती है, ठीक है, उस पे 40 रुपए लिखा गया है कि एमआरपी कितनी है, किताब की कीमत 40 रुपए उस पे लिखा गया है, प्रिंटेड है। आप अक्सर जाते हो किताब खरीदने जाते हो तो छूट मिलता है कुछ ना कुछ 40% 30% 20% अलग अलग बुक में। तो इसमें बोला है कि 10% की छूट की बात करी जा रही है। उसका लागत मूल्य क्या होगा, मतलब उसका सीपी क्या होगा, आपसे सीपी पूछा जा रहा है ना, जिससे लाभ 20% का हो। ऐसा लागत बताइए जिससे लाभ कितने का हो जाए, 20% का हो जाए। सबसे पहली बात आप हमको ये बताइए कि जो आर्टिकल 40 रुपए का था, जो आर्टिकल कितने का था, आर्टिकल या फिर बुक जो भी था 40 रुपए का था, इस पे आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% का नुकसान सह के दे रहे हैं। तो 10 का नुकसान, इसका मतलब 100 का प्रोडक्ट आप कितने में बेच रहे हैं, 90/100, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 9 चौक 36, देखिए 1 जीरो से ये कट गया, ये कट गया, 9 चौक कितना 36। अब आपको चाहिए क्या, 120% चाहिए, क्योंकि आप 20% फायदा देखना चाहते हैं। आ रही ना समझ में? तो ये तो चलिए घाटे पे हमने बेच दिया, 36 रुपए में बेचा, लेकिन हमको चाहिए किससे, 120%। तो 100 ऐसे लिखने से अच्छा है कि सर 120% चाहिए 36 का, इससे बढ़िया आप क्या कर ले, आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ये बोलिए 120, क्योंकि कंपेयर करेंगे फिर नीचे ही आएगा। सीपी हमेशा 100 पे कैलकुलेट करते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, देखिए कितना कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 12 से कितनी बार 3 बार, 3 और 1 जीरो ये है ना 30, क्योंकि 100 से हमने गुणा भी किया था इसलिए क्या लग गया है, परसेंटेज लग गया है 30। अच्छा ये सीपी कैलकुलेट करना था ना, परसेंटेज रुपए, सीपी को हमने कैलकुलेट किया था। जल्दी जल्दी छापते जाइए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये एग्जांपल में लिखा नंबर बदल के कोई मतलब था नहीं। टाइम एंड वर्क का कांसेप्ट है, कार्य और समय चैप्टर का नाम है, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, लेकिन फिर ध्यान से समझिएगा। बोला है कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य मतलब उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों अगर एक साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इससे वो वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब मान लीजिए एक पौधे को काटने की हम बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए उसको काट रहे हैं 6 दिन में, ये काट रहे हैं 8 दिन में। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही पौधे की काटने की बात हो रही है, आप 6 दिन लगा रहे हैं या 8 दिन लगा रहे हैं, तो मजबूत कौन, आप मजबूत हुए भाई। जिसकी कार्य क्षमता, जिसकी एफिशिएंसी या फिर जो ज्यादा मजबूत है वो समय कम लगाएगा। एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, जो ज्यादा मजबूत रहेगा समय कम लगाएगा, और जो कम समय लगाएगा इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा। अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो मैं आपसे ये बोल रहा था, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सारी बातें करेंगे। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। मुद्दा ये नहीं है कि ये अकेला 6 दिन में कर दे रहा है, बी अकेला 8 दिन में कर दे रहा है। मुद्दा यहाँ ये है कि वो काम है कौन सा जिसको ये लोग कर रहे हैं। भाई वो काम पता होना चाहिए ना कि किस काम के बारे में बात हो रही है।
हमें वही तो फाइंड करना होता है। देखिए ए 6 दिन में बी 8 दिन में कर रहा है, हमको काम पता करने के लिए हम कोई भी नंबर मान सकते हैं अपने से, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 6 कितना 48, या फिर 24 भी कट जाएगा 8 और 6 से। तो कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 6 से भी कट जाए और जो 8 से भी कट जाए। तो आप ध्यान से समझने का अगर प्रयास करें तो 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल वर्क। अरे ना समझ कुल काम, मतलब यही 24 काम था जिसको ए 6 दिन में करता था, भी 8 दिन में करता था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ए 6 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा? 24 को अगर 6 से भाग देंगे तो पता नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। मतलब टोटल वर्क को दिन से अगर भाग दे देंगे तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो 24 को अगर हम 6 से भाग दें तो 6 4 24, तो ये हो गया 4। हम इधर लिखते हैं, ये क्या है? कार्य क्षमता है। मतलब ए पर डे 4 काम करता है। भाई ए पर डे अगर 4 काम करेगा तभी तो 6 दिन में 24 काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क को अगर हम डे से डिवाइड कर दें तो 8 3 24, तो ये क्या आ रही थी? अब देखिए ज्यादा दिन लगा रहा था, इसका मतलब इसका कार्य क्षमता कम है। ये क्या था? ये कम दिन लगा रहा था, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। तो जो दिन कम लगाएगा उसकी कार्य क्षमता ज्यादा, जो दिन ज्यादा लगाएगा उसकी कार्य क्षमता। आ रही है बात समझ में? तो मैं आपसे ये बोल रहा था, अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में करेंगे? अरे ए पर डे 4 काम करता है, बी पर डे 3 काम, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 7 काम। टोटल काम है 24, टोटल काम 24, ये पर डे मिलकर करेंगे तो कितना? 7। तो देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन में सॉल्व नहीं किया गया है, 24/7 बोला है, तो आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन में इसको सॉल्व करके ये बोला गया हो कि 7 3 21 22 23 24 3/7, आप ऐसे भी जा सकते थे, जो आपने एग्जांपल में दिया गया ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे अपने हिसाब से। क्या ये बात समझ में आई ना? ये कार्य क्षमता का कांसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। अब हम उस पे आते हैं, आसान हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा उससे बढ़िया प्रश्न है। बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनते हैं टाइम एंड वर्क में। बोला है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक काम को, मतलब ये साथ में मिलकर कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर। अगर ये तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन में कर रहे हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर अगर कार्य करें उसी काम को तो 60 दिन में करते हैं। तो दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? मतलब दीपक एक दिन में कितना काम करता है, अगर ये बात हमको पता चल जाए तो बात बच जाए, है ना? दीपक के एक दिन की एफिशिएंसी पता चल जाए तब टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा है अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश, ये सब मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 35 दिन। अच्छा, इसमें से दो लोग अनिल और दिनेश, अनिल कर रहे हैं प्लस ये दिनेश कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन। ठीक है। अब हमको ये बात पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मतलब कुल काम कितना हो जाएगा आपके पर्सनालिटी के बराबर 420, है ना? 420 टोटल वर्क कितना? 420 टोटल 20 वर्क है, ठीक है। अब 35 से भाग देने पे 420 कितने बार में कटेगा? 12 बार में। वेरी गुड, 12 बार में ये हो जाएगा। तो ये 12 जो एफिशिएंसी आई है तीनों की है, ध्यान देना, किसी एक की नहीं है, क्योंकि तीनों मिलकर 35 दिन में किए थे ना। तो तीनों की एफिशिएंसी मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे? 12 काम। अच्छा, अनिल और दिनेश 60 दिन में करते हैं, तो 60 से भाग देंगे तो 7 6 42, ये कितना करेंगे दोनों मिलकर पर डे काम कितना करेंगे? अच्छा हाँ ठीक है, ये 7 दिन में करेंगे, 7 दिन। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे ये बोल रहा था, आपसे पूछा कि दीपक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई यहाँ तो तीनों की एफिशिएंसी है, 12 से भाग देके बता नहीं सकते, ये दो लोगों की है, इससे भाग देके तो भी नहीं बता सकते। लेकिन एक बात हमको हिंट मिल गया है कि अनिल और दिनेश कितने दिन में करते हैं?
7 दिन में। अनिल, दिनेश और कौन है, दीपक, ये तीनों मिलकर 12 दिन में। तो ये है अनिल, ये अनिल और ये है दिनेश, ये दोनों मिलकर 7 दिन में करते हैं। इन दोनों की जगह पे मैं 7 लिख दूं ना, तो इन दोनों की जगह पे हम मिला के 7 लिखेंगे और 7 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 ये किसका हो जाएगा, दीपक का हो जाएगा कि नहीं। मतलब दीपक पर डे कितना काम करता है, 5। और यही आपसे पूछा था कि दीपक अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। 420 काम करता था, दीपक पर डे कितना करता है, 5 काम करता है। तो इसी से हम लोग भाग दे देते हैं, किससे, 5 से। 5 अट्ठे कितना, 40, ठीक है। 4 5 24 84। एक DI का कंसेप्ट है, देखिएगा ध्यान से। बन गया कि नहीं, बन गया, वेरी गुड। बोला है कि सबसे बन गया क्या, अच्छा ये नहीं था। नीचे दिया गया रेखाचित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। मतलब ये अगर P1 एक कंपनी है जिसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, P2 एक कंपनी है जिसको 30% का प्रॉफिट हुआ है, P3 27, इसी प्रकार से लगातार पांचों कंपनी। बोला है कि P3 का राजस्व 38,100 रुपए है, उत्पाद का व्यय क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन अगर ना हुआ होगा ना तो आपके साथ समस्या यहाँ पे आई होगी कि राजस्व का मतलब नहीं पता होगा। राजस्व का मतलब लेखपाल, अच्छा राजस्व का मतलब समझ रहे हैं। राजस्व का मतलब इस क्वेश्चन में ये है, भाई लेखपाल उपपाल छोड़ो, इस क्वेश्चन में मतलब क्या है इसको ध्यान में देखते हैं, है ना। राजस्व का मतलब इस क्वेश्चन में ये है कि आप मान लीजिए व्यय कर रहे हैं कुछ रुपए, आपने मान लीजिए 100 रुपए व्यय किया और व्यय करने के बाद कुछ मुनाफा कमा लिए 10-15%, 20% का, अलग अलग साल में लगा लिया गया है। और जब दोनों पूंजी मिला दी उसको क्या बोलते हैं, उसको राजस्व बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि उत्पाद का व्यय क्या है, हमें नहीं पता उत्पाद का व्यय क्या है। तो हम ये मान लेंगे, आपको समझाने के तौर पर मैं लिखूंगा पूरा कि माना उत्पाद का व्यय बराबर 100% है ना। हमने कल भी बताया था कि जहां कुछ मानने की बात आएगी 100% मानेंगे, उसी हिसाब से हम ये मान लेते हैं कि उत्पाद का व्यय कितना था, 100% था, ठीक है। अब बोला है कि P3 का राजस्व कितना है, 38,100। अब भाई P3 में प्रॉफिट कितना हुआ है, 27%। P3 के सामने वाले को देखेंगे तो P3 का प्रॉफिट अगर 27% है, तो यहाँ से हम अगर राजस्व के बारे में बात करें, राजस्व के बारे में बात करेंगे तो भाई राजस्व क्या होता है, हमने बोला कि आप कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, व्यय कितना किए हैं और फायदा कितना कमा लिए। तो 100 आपने व्यय किया था, 27% का प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट का समीकरण बताया गया है ना इस ग्राफ में। तो कुल मिलाकर राजस्व कितना हो गया, 100% प्लस 27% कितना, 127%। हमारे हिसाब से राजस्व 127% का और प्रश्न के हिसाब से 38,100 P3 का है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 38,100। देखिए 27 तरीका 81 होता है, 100 तरीका 300। यहाँ से हम बोल सकते थे बढ़िया तरीके से कि 1% के बराबर कितना, देखो 27 तरीका 81, 100 तरीका 300, मतलब 3 बार। तो देखिए 300, ठीक है। तो बोला उत्पाद का व्यय हमने 100% माना था, 1% की वैल्यू कितना, तो 100 का 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, 100% मतलब 100 से गुणा करना है, 2 जीरो यहाँ पे चिपका दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, पहले आप लोग छाप सकते हैं याद इसको। एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, मतलब ये सिक्कों की वैरायटी है ना। 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो अगर हम कॉइन की बात करें तो इसकी वैरायटी ये है सर कि इसमें कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के, कुछ इसमें 2 रुपए के हैं और इसमें कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है।
ये बोला है कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं कुल 420 रुपए। चलो भाई इसको छोड़ दो। ये बोला है कि 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो 8:1:5 है। देखिए अनुपात का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ लिखा है 8:1:5। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं ना ये कितना हो जाएगा 16:2 2:10। तो ये दोनों बातें क्या है बराबर है। अनुपात में किसी नंबर से आप गुणा भाग करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में देखिएगा प्रश्न में ये बोला गया है बात को कि भैया एक बैग है इसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं 2 रुपए के सिक्के हैं 5 रुपए के भी सिक्के हैं, लेकिन जो इनका अनुपात है वो 8:1:5 है। मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे 8 रुपए, 2 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे 1 सिक्का ना। तो इसी हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 रुपए के कितने सिक्के रहे होंगे 5। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहते थे अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं रुपए, हम ये जानना चाहते थे कुल कितने रुपए, आप बताओ 1 रुपए के 8 सिक्के तो कुल कितने रुपए होंगे 8 रुपए होंगे। 25 पैसे का भी सिक्का आता है 50 पैसे का भी हमने देखा होगा, ठीक है। 2 रुपए का 1 सिक्का, भाई 2 रुपए का 1 सिक्का तो कुल कितने रुपए हुए 2 रुपए हुए। तो हमने रुपए में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि सर 1 रुपए के 8 सिक्के तो कुल 8 रुपए बनेंगे, 2 रुपए का 1 सिक्का तो कुल कितना बनेगा 2 रुपए। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि 5 रुपए के 5 सिक्के हैं भाई कुल कितने रुपए हुए 25। तो कुल मिला के इतने रुपए हो गए। रुपए के मामले में अगर हम आपसे बात करना चाहें तो 25 और 10 35, हमारे हिसाब से बैग में कितने रुपए 35 रुपए, लेकिन ट्यूशन में कितने रुपए मतलब 35% की या फिर 35 यूनिट की वैल्यू कितनी 420। तो यहाँ से देखो 35 की वैल्यू दिया गया है 420, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420 बटे कितना 35। लेकिन थोड़ा सा आप ही पेशेंस रखो, बोला गया है कि थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के, अरे थैले में 5 रुपए के कितना अनुपात दिया गया है 5 है। तो सिक्के का पूछा तो सिक्के का अनुपात 5 है, तो हम इसी में 5 से गुणा भी कर देंगे। तो 5 7 7 60, तो 60 सिक्के हो जाएंगे ये। अरे ना अब यहाँ कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। अब भाई मान लीजिए 25 पैसे का सिक्का होता है तो कितने रुपए होते केवल 2 ही रुपए बन पाते, तो ये कन्वर्ट कर लेते तो क्वेश्चन इस तरीके का हो जाएगा। बोला है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपए तथा 6 वर्षों में कितना 11,076 रुपए हो जाती है। तो राशि क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक शब्द इसमें लिखा गया है साधारण ब्याज। जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, एक सेगमेंट उसमें हम लोग पढ़ते हैं मिक्स करके सिंपल और कंपाउंड दोनों मिला के, और चौथा सेगमेंट हम लोग पढ़ते हैं इंस्टॉलमेंट, किस्त का नाम सुना है ना आप लोगों ने, जैसे बाइक वगैरह फाइनेंस किए जाते हैं किस्त वाले। ये 4 सेगमेंट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से डीप में उसको। देखिए साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने 100 रुपए किसी को उधार में दिए, हमने बोला कि हम 10% आपसे ब्याज लेंगे, मंथली ले चाहे ईयरली ले वो अलग मुद्दा है। तो कहने का मतलब अगर हमने मान लीजिए कि ईयरली 100 रुपए लेने की बात करिए साल में 10%, तो 100 रुपए हम किसी को उधार देंगे 10% के रेट से, तो एक साल में इस साल 10 रुपए मिलेगा, फिर अगले साल 10 रुपए और मिलेगा, फिर अगले साल 10, मतलब बराबर बराबर मिलता जाता है। लेकिन यहीं पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो आज हम 100 रुपए दिए, साल भर में कितना होगा 10% रेट है तो 110, लेकिन जब अगले साल लेंगे तो 110 का 10% हम लोग ले रहे होते हैं, मतलब ब्याज पे ब्याज लग रहा होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं, साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज ये बोलता है कि चलो भाई जो रेट चल रहा है वही चलेगा, मतलब 100 रुपए इस साल मिलेगा तो अगले साल भी 100, अगले साल भी 100 और इसी प्रकार से मिलता जाएगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 हो रही है और 6 वर्षों में कितना 11,076, मतलब 5 वर्ष और 6 वर्ष में कितने का भाई एक साल का। तो एक साल का अगर हम अंतर निकालें तो पता चल जाएगा ना एक साल का साधारण ब्याज कितना है, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाते हैं तो एक साल का साधारण ब्याज पता चल जाएगा। तो बहुत प्यार से हम एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं इससे इसको घटा देता हूं, मैं बहुत प्यार से घटाऊंगा इसको, देखिए 11076, इसमें से कितना 10 6 5 0, तो 6 हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा 426, और यहाँ पे कितना 10 में से 6 घटाएगा, मतलब
मतलब एक साल में आपको साधारण ब्याज कितना मिल रहा था? तो अगर एक साल में आपसे पूछा है कि वह राशि क्या थी, मतलब आप कितना ब्याज पे दिए थे उधार पैसा, ब्याज को छोड़ तो आपसे राशि पूछा है, आप एक साल में 426 रुपए पा रहे हैं। अगर एक साल में 426 रुपए ब्याज में पाए हैं तो आप बताओ 5 साल में कितना पा जाओगे? तो हम इसी में 5 से गुणा कर लेंगे। तो 5 से गुणा कर लेंगे तो ये केवल ब्याज पता चलेगा हमको। देखिएगा 5 छक्का कितना 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 चौक 20, 21। मतलब आपको कुल ब्याज के रूप में कितना मिला है? 5 साल में आप इतना रुपए आप दिखा रहे हैं कि 5 साल में इतना हो जा रहा है, लेकिन 21, 30 क्या है? ये तो केवल ब्याज है। तो अगर इसी में से हम ब्याज निकालें तो पता चल जाएगा हम दिए कितना थे। आ रही है बात समझ में? भाई इसमें से अगर मैं ब्याज हटा लूं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमने उधार दिया था अगले बंदे को। वही राशि होती है। आप 10,650 में से 21, 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 85। आप हटा के चेक कर लो, आएगा, है ना?